Hello students, I hope you are well and fine at your homes. So we are going to start chapter number 2 in history, that is colonial rule in India. Colonial rule क्या था इंडिया में, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. अराइवल ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी कंट्री में आई. एंग्लो फ्रेंच कैसे राइवल बने. बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बुक्शार क्या था. सब्सिडरी अलायंस क्या था. एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश. ओके, सो इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर. इंडिया हमेशा से एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेंटर रहा है. इंडिया स्पाइसेस, सिल्क एट्सेट्रा वर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप. इंडिया के जो मसाले थे, सिल्क का कपड़ा था, ये यूरोप में बहुत अच्छे डिमांड में रहा है. Merchants and traders from Europe and Asia come to India regularly. मर्चेंट और ट्रेडर जो यूरोप के थे और एशिया से थे, वो इंडिया रेगुलरली आते थे. द फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रेड इंक्रीज इन मिडाइवल पीरियड, और मिडाइवल पीरियड में जो ट्रेड का फ्रिक्वेंसी था वो भी बढ़ गया. द इंडियन रूलर्स ऑल्सो सपोर्टेड दिस ट्रेड एज इट वॉज वेरी प्रॉफिटेबल टू देम. पहले हमारे इंडिया के बिजनेसमैन जो थे, उन्होंने भी इस ट्रेड को बहुत सपोर्ट किया क्योंकि वो अच्छा खासा प्रॉफिट उनको लेके आ रहा था. ट्रेड टिल द अर्ली 17th century was carried on by individual merchant and traders as they did not always have the backing of their respective countries. अर्ली मतलब 17th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ही इंडिविजुअल मर्चेंट्स जो थे और जो ट्रेडर्स थे, अकेले अकेले मर्चेंट्स और ट्रेडर्स, वो हमेशा से अपनी कंट्री के बाहर नहीं जाना चाहते थे क्योंकि बहुत अकेले थे. इन कोर्स ऑफ टाइम, लेकिन कुछ टाइम बाद ही चेंज हो गया. द यूरोपियन कंट्रीज बिगेन टू फॉर्म ट्रेडिंग कंपनीज टू ट्रेड विद इंडियन कंपनी. जो यूरोप की कंट्रीज थी, उन्होंने एक ऐसी ट्रेडिंग कंपनी बनाना शुरू किया जिसमें वो इंडियन कंपनी के साथ में मर्ज हो गई. इट वॉज स्टार्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, और ये ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स बहुत सारे लोगों, बहुत सारे व्यापारी के थ्रू शुरू हुआ. इन 1600 AD, 1600 AD में क्वीन एलिजाबेथ I gave it a charter which granted the company the exclusive right to trade with East. एलिजाबेथ ने ऐसा बोला था कि मैं एक ऐसी रिसिप्ट देती हूँ जो आपको कंपनी का राइट देगी कि आप ईस्ट इंडियन कंपनीज के साथ में ट्रेड कर सको या ईस्ट की कंपनीज के साथ में ट्रेड कर सको. दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप फ्रॉम इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द कंपनी. इससे क्या होगा कि इंग्लैंड का कोई और ग्रुप इन कंपनीज के साथ में कम्पीट नहीं कर पाएगा. ठीक है, अभी आएगा कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे हमारे यहाँ पे आई, उसने क्या क्या किया. सो द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 1600 AD थ्रू अ चार्टर साइंड बाय क्वीन एलिजाबेथ आई ग्रांटिंग परमिशन टू ट्रेड विद इंडिया. ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 AD में फॉर्म हुई और उन्होंने एलिजाबेथ के साथ में एक चार्टर, एक रेसिप्ट या एक फॉर्म साइन किया जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं परमिशन देती हूँ इंडिया के साथ ट्रेड करने की. कैप्टन हॉकिंस पेड अ विजिट टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर इन 1608 AD बट फेल्ड टू सिक्योर ट्रेडिंग राइट्स. 1608 में कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर के कोर्ट में विजिट करने के लिए पेमेंट किया, लेकिन वो सही ट्रेडिंग राइट्स को बनाने में फेल हो गए. हाउएवर इन 1663 AD on Sir Thomas Roe's visit they were permitted to establish their first factory at सूरत. 1663 AD में सर थॉमस रो ने विजिट किया जिससे उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में बनाई. ग्रेजुअली द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर्स एट मुंबई. उसके बाद क्या हुआ, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने मुंबई में, कोलकाता में और चेन्नई में अपने ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए. इंग्लिश सेटलमेंट्स एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड एट मसूलीपट्टनम इन 1611, पटना, ढाका, कासिम बाजार इन बंगाल एज वेल एज बिहार इन 1835, फोर्ट सेंट जॉर्ज इन 1651, इन मद्रास 1639,
बॉम्बे 1668 एंड गोविंदपुर 1698। इन्होंने इन सारी जगह पे अलग अलग फैक्ट्रीज बनाई उसी पीरियड में। अराइवल ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज, अभी ट्रेडिंग कंपनीज हमारे यहाँ कैसे आई? फ्रॉम द 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम पोर्टुगल, हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस एंड डेनमार्क बिगेन टू सेट अप देयर बेस इन इंडिया। 17th सेंचुरी में जो ट्रेडिंग कंपनीज थी पोर्तुगीज से, हॉलैंड से, इंग्लैंड से, फ्रांस से और डेनमार्क से, इन्होंने अपना बेस इंडिया में सेट करना शुरू कर दिया था। इन्होंने हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में ट्रेडिंग सेंटर्स बनाए जो कि कोस्टल एरियाज में थे। दीज सेंटर्स वर कॉल्ड फैक्ट्रीज, और इन सेंटर्स को क्या बोलते थे? फैक्ट्रीज। ऐसा नहीं क्योंकि यहाँ पे पार्ट मैन्युफैक्चरर्स होते थे, लेकिन इसलिए क्योंकि ये कुछ ऑफिशियल कंपनीज की फैक्टर्स थे, इसलिए इनको क्या बोलते थे? फैक्ट्रीज। These factories consisted of offices and godowns। ये जो फैक्ट्रीज थी इसमें ऑफिसेज और गोडाउन से मिलके बनी हुई थी। मोस्ट ऑफ देम ऑल्सो हैड द हाउसेज ऑफ द ऑफिशियल्स एंड रेसिडेंशियल क्वार्टर्स फॉर द मर्चेंट एंड ट्रेडर्स हु कैम फॉर ट्रेड। बहुत सारे इसमें से जो थे उन्होंने बहुत सारे घर यहाँ पे बना लिए, ऑफिशियल हाउसेज, रेसिडेंशियल क्वार्टर बना लिए मर्चेंट्स के, ट्रेडर्स के, जो कि यहाँ पे ट्रेड करने आए थे। ओवर द टाइम सम फैक्ट्रीज वर फोर्टिफाइड, और कुछ टाइम के बाद बहुत सारी फैक्ट्रीज यहाँ पे बन गई। इसके बाद क्या हुआ हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में। ट्रेड विद इंडिया, अब इन्होंने इंडिया के साथ ट्रेड कैसे किया? द फ्लडिंग इन ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स लाइक ब्रिटिश, फ्रेंच, डच एंड पोर्टुगीज इन इंडिया soon led to rivalries with the traders constantly fighting against each other for supremacy। अब क्या हुआ, जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे जैसे कि ब्रिटिश हो गए, फ्रेंच हो गए, डच हो गया, पोर्टुगीज हो गया, ये इंडिया में आए तो थे एक साथ बिजनेस करने के लिए, लेकिन ये एक दूसरे के साथ ही झगड़ गए, ये एक दूसरे के दुश्मन, एनिमी, राइवल हो गए बिजनेस में। विद द ट्रेडर्स कॉन्स्टेंटली फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से, ये सब एक दूसरे से लड़ने लगे अपने आप को सुप्रीम बनाने के चक्कर में। द फर्स्ट यूरोपियन ट्रेडर्स टू डिस्कवर अ सी रूट ऑफ इंडिया वर द पोर्टुगीज। जो पहले यूरोपियन ट्रेडर्स थे जिन्होंने सी रूट फाइंड आउट किया, इंडिया तक समुद्र वाला रास्ता फाइंड आउट किया, वो कौन थे? पोर्टुगीज। दे सून एस्टेब्लिश पॉलिटिकल पावर अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया विद ट्रेडिंग सेटलमेंट एट गोवा, दमन, दीव, सालसेट बेसिन एंड सेंट होम। इन्होंने अपने वेस्ट कोस्ट, इंडिया के वेस्ट कोस्ट में भी अपना पॉलिटिकल पावर इस्टेब्लिश कर लिया, जिससे कि उन्होंने बिजनेस वहाँ सेटल कर लिया। कौन कौन सा पार्ट था वेस्ट कोस्ट? गोवा, दमन, दीव, सालसेट बेसिन एंड सेंट होम। द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस ट्रेडिंग कंपनीज vying for goods such as spices, paper, cloth, cardamom, cinnamon, cotton, silk, indigo, saltpetre and so on, or led to intense rivalry among them। बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज के प्रेजेंस में जो गुड्स थे जैसे कि मसाले, काली मिर्ची, लौंग, इलायची, दालचीनी, रुई, सिल्क, नील, नमक, ये सब इन्होंने क्या किया? बिजनेस इनका करना शुरू किया और ये एक दूसरे के राइवल हो गए। ऑल ऑफ देम वांटेड टू बाय दिस गुड्स एट लो प्राइसेस इन इंडिया। ये सब चाहते थे कि इन सारे गुड्स को कम प्राइसेस में इंडिया से खरीदें और ज़्यादा प्राइसेस में बेचे, जहाँ भी वो बेचना चाहते हैं वहाँ पे। तो क्या हुआ? यूरोप, सिंस प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेड वर ह्यूज, each यूरोपियन कंट्री वाइड फॉर अ ग्रेटर शेयर ऑफ दिस ट्रेड। हर एक यूरोप कंट्री जो चाहती थी कि उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिले तो वो ग्रेटर शेयर अपना ट्रेड में बना पाएंगे, अच्छा खासा हिस्सा अपना रख पाएंगे। हाउएवर द क्वांटम ऑफ ट्रेड वाज नॉट सफिशिएंट टू सस्टेन ऑल द कंपनीज। जो ट्रेड का क्वांटिटी था वो इतना नहीं था कि वो सारी कंपनीज के लिए सफिशिएंट हो। लिटिल बाय लिटिल द प्रॉफिट अर्न बाय देम बिगेन टू श्रिंक। धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो प्रॉफिट वो लोग अर्न करते थे वो कम होने लगा। The only way to increase profit was by eliminating competitors and ensuring a trade monopoly। सिर्फ एक ही तरीका था प्रॉफिट को इंक्रीज करने का, वो क्या था कि कॉम्पिटिटर्स को ख़त्म किया जाए और ट्रेड मोनोपोली, एकाधिकार के साथ में बिजनेस किया जाए। मीन्स जो बिजनेस वो कर रहे वैसा बिजनेस कोई और ना करे। द कंपनीज विच हैड टू सपोर्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट सेट आउट टू डू जस्ट दैट। जो कंपनी थी
गवर्नमेंट को अपना सपोर्ट दे रही थी, वो ऐसा कर पा रही थी. दे बिल्ड देयर ओन आर्मीज एंड वर नॉट एवर्स टू यूजिंग फोर्स टू अचीव देयर गोल्स. उन्होंने अपनी खुद की आर्मीज तो बना ली थी, लेकिन वो उसका गलत यूज़ तो नहीं कर रहे थे, लेकिन वो उसका कहीं ना कहीं फोर्स का यूज़ कर रहे थे जिससे कि वो अपने गोल्स को अचीव करें. इन कोर्स ऑफ टाइम द पोर्टुगीज, द डच एंड डेन्स वर ousted फ्रॉम इंडियन ट्रेड. द इंग्लिश एंड फ्रेंच बिकम द की प्लेयर्स डोमिनेटिंग ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप. इस टाइम पे क्या हुआ, जो पोर्टुगीज थे, डच थे और जो डेन्स थे, उन्होंने इंडिया के साथ उस टाइम पर ट्रेड को कम कर दिया, और जो इंग्लिश और फ्रेंच के बिजनेसमैन थे, उन्होंने वो की प्लेयर हो गए उस बिजनेस के इंडिया में. ठीक है, तो वो तो अब मेन रोल प्ले करने लगे उस बिजनेस को चलाने में. तो सारा बिजनेस इंडिया और यूरोप के बीच में डोमिनेटिंग वे में हो रहा था. So thank you so much. This is enough for today, I think. We will learn next topic in the next video. Bye bye. See you. Take care.